हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करेंगे सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए हिंदी की क्लास। साथ ही हम हिंदी का पैराग्राफ भी सॉल्व करेंगे और पेडागोजी भी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के पैराग्राफ पर। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको सोल्व करने का मैं आज आपको इजी तरीका बताऊंगी कि जिससे आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाएँ और आपका पैराग्राफ इजीली सोल्व हो जाए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल में आता है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान इस पर दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप पैराग्राफ को सोल्व करते हैं तो कोई भी आंसर आप अपनी साइड से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई आंसर लर्न है और आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है। आपको जो आंसर करने हैं वो पैराग्राफ को रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इसके स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, उसके बीच में क्या होता है, श्वेत रंग होता है और सबसे नीचे जो है हरा रंग होता है। केसरिया रंग जो है ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है, साहस और बलिदान का। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचायक होता है। हरा रंग जो है ये संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो हरा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, संपन्नता और खुशहाली का। श्वेत रंग की जो पट्टी होती है उस पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर झंडे को फहराना जो है ये ध्वजारोहण कहलाता है। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के जो डिफरेंस हैं वो आपको यहाँ पर पता लग गए होंगे। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तो एक नियम होता है कि झंडे का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए, यानी कैसा हो, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आयताकार झंडा होता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है, नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। तो कैसा राष्ट्रीय ध्वज का आकार होना चाहिए। पैराग्राफ में दिया हुआ है, नियमों के अनुसार झंडे का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए। तो आयताकार होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चकोर, बी में दिया है तिकोना, सी में दिया है आयताकार और डी में दिया है गोल। तो हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, आयताकार। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो क्या परिवर्तन नियमों में आया है, पहले क्या नियम थे और अब क्या हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। तो ये पुराने नियम है, ये सही नहीं होगा। बी में दिया है, सूर्य उदय के बाद ही फहराया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है, दिन रात फहराया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिन रात फहराया जा सकता है। पैराग्राफ में यही आंसर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है। तो सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरा, बी में दिया है श्वेत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीला, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है केसरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में यहाँ पर दिया है, हरा रंग किसका परिचायक है। तो हरा रंग जो है ये किसका परिचायक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शंस यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शांति का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साहस और डी में दिया है बलिदान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समृद्धि। हरा रंग जो है ये समृद्धि का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पर दिया है, ध्वजारोहण की प्रक्रिया क्या है। तो क्या होती है ध्वजारोहण की प्रक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना ध्वजारोहण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पर दिया है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्यो धन उदय, बी में दिया है सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सूर्य धन उदय। ये डी है ये करेक्ट हो जाएगा, सूर्य धन उदय। सूर्य उदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द भिन्न है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर भिन्न है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है श्वेत, बी में दिया है चक्र, सी में दिया है केसरिया, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है हरा। बाकी जो तीनों शब्द हैं वो रंगों के नाम हैं, यहाँ पर भिन्न शब्द जो है ये चक्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, चक्र। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर दिया है नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियमानुसार, बी में दिया है नियमानुसार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नियम अनुसार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नियमानुसार। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियमानुसार। नियमों के अनुसार के लिए राइट आंसर नियमानुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, तो क्या प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रिय, बी में दिया है य, सी में दिया है य और डी में दिया है य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्र में अगर हम ईय प्रत्यय लगाते हैं तब यह मिलकर राष्ट्रीय बन जाता है। तो कौन सा प्रत्यय लगता है, यहाँ पर ईयो प्रत्यय लगता है, तब यह मिलकर क्या बनता है, ये राष्ट्रीय बन जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक जो है काव्यांश दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें इस काव्यांश को पढ़ना है और सही आंसर यहाँ पे हमें टिक करने हैं। चलिए काव्यांश को रीड कर लेते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पाहन का अर्थ होता है यहाँ पर पत्थर। पत्थर जो है उसकी राह को रोक रहे हैं और ले देकर जीना क्या जीना होता है। कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर ने दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पर बात की जा रही है कि अपना सब कुछ जो है समर्पण कर दो, पर कभी भी कायर मत बनो, आत्मसमर्पण दुष्टों के सामने मत करो। यहाँ पर यही बात इस काव्यांश में की जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है, तो किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है। खुशियाँ भरने के लिए, तो ये रोंग हो जाएगा। दुख देने के लिए, ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाधा न डालने के लिए, तो ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मार्ग में अवरुद्ध करने में, तो यहाँ पर पाहन का जो प्रयोग हुआ है वो मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए, तो कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिश्रमी, तो यहाँ पर ये रोंग हो जाएगा। बी में दिया है कायर, नंबर सी में दिया है साहसी और डी में दिया है कोमल। पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायर। कवि चाहता है कि मनुष्य जो है कायर नहीं बने, मनुष्य के अनुसार कायर नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, तो कवि ने क्या कहा कि किसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दुष्ट, बी में दिया है प्रकृति, सी में दिया है स्वम और डी में दिया है मनुज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्ट। कवि चाहता है कि मनुष्य जो है दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है।
तो यह भाव कौन सी पंक्ति में आया है जिसमें समझौता दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्पण कर सर्वस्व मनुज को। यहाँ पर संपूर्ण चीज़ें जो हैं समर्पण करने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुछ भी बन बस कायर मत बन, तो यहाँ पर भी कोई समझौतावादी जीवन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ले देकर जीना क्या जीना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कुछ न करेगा किया करेगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ले देकर जीना क्या जीना, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का क्या आशय है? तो क्या आशय इस पंक्ति का यहाँ पर है? मानवीय गुणों का पोषण करना। बी में दिया है मानवता का अभाव। सी में दिया है मानव द्वारा सिंचाई करना, और डी में दिया है मानवता में विश्वास। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवीय गुणों का पोषण करना जो है मानवता ने तुझको सींचा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कातर का अर्थ है। कातर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संकोच, बी में दिया है निर्लज, सी में दिया है अविश्वास, और डी में दिया है भयाकुल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भयाकुल। कातर का जो अर्थ होता है ये भयाकुल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 में यहाँ पर दिया है सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? तो कौन सा उपागम अनुसरण वह अपना रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है परामर्श कोश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संप्रेषणात्मक उपागम, और डी में दिया है मानवीय उपागम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया। अध्यापिका बच्चों को आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है, और बच्चे जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्य कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें, शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? तो किन तत्वों को समझने की यहाँ पर आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्तनी और पठन की, बी में दिया है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेखन और श्रवण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है समानार्थी और विपरीतार्थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। बच्चे जो हैं शब्दों को संयुक्त कर सकें, दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बना सकें, या उनका अर्थ निकाल सकें, उनका रूपांतरण कर सकें, तो इन शब्दों के तत्वों को समझने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? तो विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन मिलेगा, तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी की बात नहीं की जा रही है। बी में दिया है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंग्रेजी भाषा के प्रति भय को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना, तो ये यहाँ पर उसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है, ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, बी में दिया है नाटक पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, और डी में दिया है अभिनय के गुण को विकसित करना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अध्यापक बच्चों को ड्रामा सिखा रहा है जिससे बच्चे एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर किस चीज़ में मदद मिलेगी? बच्चे जो हैं संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित कर सकेंगे, वो एक दूसरे से संवाद करेंगे, उनका संप्रेषण अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो वह किस उपागम का प्रयोग कर रही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है संरचनात्मक, बी में दिया है व्याकरण अनुवाद, सी में दिया है संप्रेषणात्मक, और डी में दिया है रचनात्मक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। वह भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का प्रयोग यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उनकी वह संरचना कर रही है, अर्थात वाक्यों को सिखा रही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111।
क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है, गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? तो कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाना। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, विद्यार्थियों को कहा जाए जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तो बच्चों का क्या होगा, इससे शब्द भंडार जो है वो विकसित हो जाएगा, ये सर्वोत्तम युक्ति मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है, चौमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? तो क्या प्रकार्य इसका है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। बी में दिया है, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। सी में दिया है, किसी भी एक भाषा को समझना। और डी में दिया है, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाम चॉम्स्की का जब भी जिक्र आता है तो सार्वभौमिक व्याकरण की बात की जाती है, अर्थात सार्वभौमिक व्याकरण को समझना ये इनके भाषा अर्जन के उपकरण का प्रकार्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। नंबर 113 में दिया है, रेखा कक्षा के एक विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में वह मदद कर रही है। पहले वे क्या कर रही है, चित्र दिखाती है और फिर उनके जो है वो नाम बता रही है। कुछ नाम ऐसे हैं जो बच्चों को चित्र देखकर खुद से भी आ जाएंगे, जो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चे बोलते हैं, तो वो नाम भी बच्चे वहाँ पर जान पाएंगे। कुछ बच्चों को वो नाम पता होंगे और कुछ को नहीं होंगे, तो यहाँ से बच्चे जो है नए शब्द सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पियाजे, बी में दिया है वाटसन, सी में दिया है स्किनर और डी में दिया है चॉम्स्की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चॉम्स्की। इनको नाम चॉम्स्की बोला जाता है। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा जो है ये चॉम्स्की ने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए हिंदी पेडागोजी और हिंदी की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।